हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी क्रैकर पे एनसीईआरटी की एक सीरीज चल रही है। इसमें एनसीईआरटी की बेसिक की क्लासेस कराई जाएंगी और वो सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियंस ऑफ एस्पिरेंट जो आईएएस को अपना ड्रीम करियर मानते हैं, यूपीएससी क्रैकर आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ये सारी क्लासेस आपको यूपीएससी क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी। अभी यूपीएससी क्रैकर पे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी चल रही है। देखिए, जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 6 में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की एनसीईआरटी करते हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट होता है वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटीज है वो क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटीज में हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज ऑलरेडी चल रही हैं, उसके पैरेलल हम पॉलिटी की एनसीईआरटीज लेकर आए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग उनके वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया है, अलग अलग लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया है। वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूपीएससी क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की एनसीईआरटी जब हम करेंगे तो इसका तरीका हमारा ऐसा रहेगा पढ़ने का कि हम फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे अपने। क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। इसी के नाम पर आती है। क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो पार्ट 2 आती है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2। एंड क्लास 8 में आती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। तो इस तरह से जो हमारी बेसिक की एनसीईआरटीज हैं पॉलिटी की वो हो जाती हैं। क्लास 6 to 12 जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 6 to 10 जो एनसीईआरटीज हैं उसमें एक एक बुक होती है एंड 11 एंड 12 में दो दो बुक्स होती हैं। तो टोटल इस हिसाब से 6 to 12 जो एनसीईआरटी हम करते हैं टोटल होती हैं हमारी 9 एनसीईआरटीज। एंड इन 9 एनसीईआरटीज में 75 चैप्टर्स होते हैं जो आप मेरे साथ यहाँ कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने की सुविधा के अकॉर्डिंग 4 यूनिट में अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, 4 टॉपिक्स। ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर हैं। यूनिट का नाम है विविधता मीन्स डायवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ एंड सेकेंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। सेकेंड यूनिट है सरकार, सरकार क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, जिसमें हम पंचायती राज, गांव में प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है आजीविका, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे चलती है एंड शहरी क्षेत्रों में आजीविका कैसे चलती है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, विविधता से, डाइवर्सिटी से। यूनिट 1 है विविधता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखिए, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी की पॉइंट्स हैं आप उनको इंग्लिश में देख लेना। रीजन ये है कि जब यूपीएससी में एग्जाम होता है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में मान्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसकी हिंदी होती है, इंग्लिश के पेपर की हिंदी जो करते हैं वो गूगल ट्रांसलेशन से होती है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग चेंज होने से क्या होगा कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो आंसर भी नहीं कर पाएंगे। आंसर नहीं कर पाएंगे ठीक से तो आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको इंग्लिश में देखें ताकि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट समझ आ जाए। देखिए, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, वो कैसे काम करती है। वहां का संविधान जो है वो कैसे काम करता है। संविधान अगर बना होता है तो ऐसा क्यों है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे भारत है, तो भारत के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, भारत में संवैधानिक जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, यहाँ सरकार कैसे काम करती है, कैसे सरकार बनती है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये समझना जरूरी है कि भारत कैसा है। पहले इंडिया को समझना जरूरी है कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया के फीचर क्या है। इंडिया का नेचर समझने के लिए हम समझेंगे यहाँ विविधता को। ये जो वर्ड है विविधता, ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, ये बहुत अच्छे से हमें ये समझाएगा कि भारत कैसा है, इंडिया का नेचर कैसा है। क्या क्या हम इसमें समझेंगे चैप्टर में देखते हैं। ये है चैप्टर 1, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए, जब हम विविधता की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो विविधता क्या होता है? विविधता होता है, डाइवर्सिटी होती है
कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को अलग अलग बनाती हैं, हम लोग किस किस आधार पर अलग हैं। ये होती है विविधता, ये होती है डायवर्सिटी। तो पढ़ते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्टोरी की हेल्प से समझाया है कि विविधता क्या होता है, डायवर्सिटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें ये चीज समझ आएगी इस चैप्टर से। चैप्टर 1 में कह रहा है अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या ऐसी कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से किन मामलों में भिन्न होते हैं। जो अभी हम पढ़ रहे थे विविधता, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम लोगों को अलग अलग बनाती हैं। तो वो कौन कौन से मामले हैं जिससे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, ना केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, वो अलग अलग रीजन से आते हैं। उनके धर्म, उनके रिलीजन, उनका रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार सब भिन्न होते हैं। लोग एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो कैसे अलग हैं, वो दिखने में भी अलग हैं, वो अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो रहन सहन, जो फूड वो खाते हैं, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, जो त्योहारों को वो सेलिब्रेट करते हैं, वो सब अलग अलग हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। तो भिन्नताएं हमारे जीवन को कैसे रोचक और समृद्ध बनाती हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर अवर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखते हैं, डिफरेंट कल्चर को सीखते हैं, हम फ्रेंडशिप करना सीखते हैं, यूनिटी का जो भाव है मन में वो डेवलप होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो भिन्नताएं हैं, इनकी वजह से हमारा जो जीवन है वो कैसे होता है, एनरिच हो जाता है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। देखिए ये जो भिन्नताएं हैं, लोग यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे डाइवर्सिटी आती है, इससे भारत में विविधता आती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है विविधता या अनेकता, एक से ज्यादा, विविधता होता है मोर देन वन, अनेकता, विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है। विविधता आने से हमारा जीवन बेहतर कैसे बनता है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बन गया। कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि भारत कोई एक सोसाइटी रही होगी, इसमें एक तरह का कल्चर लोग प्रैक्टिस करते होंगे, एक रिलीजन को प्रैक्टिस करते होंगे, एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। लेकिन इतने सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग भारत में हैं, इतने सारे कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले, अलग अलग तरह की ड्रेसिंग सेंस हैं लोगों के, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग प्रथाएं लोग फॉलो करते हैं। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है वो भारत में कहाँ से आ गई। क्या सभी तरह की जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये क्या सभी विविधता का ही भाग है या कुछ अलग भी होता है। सो अलग होता है, कुछ चीजें इनइक्वालिटी होती हैं, असमता होती है, वो देखेंगे आगे कि क्या है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में आगे मिलेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप ये देखिए 3 पिक्चर्स हैं, ये 3 पिक्चर्स को ड्रॉ किया है, 3 पिक्चर्स को ड्रॉ किया गया है। इसके बारे में क्या कह रहा है देखते हैं। आपके उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। ये जो है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ये जो तीनों चित्र हैं, 3 बच्चों से बोला गया कि आप ये 3 पिक्चर बनाइए, लेकिन तीनों ने बनाया तो ह्यूमन का ही पिक्चर है, लेकिन तीनों ने अलग अलग बनाया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, जो हमारी ज्योग्राफी होती है वो हमारे कल्चर को डिसाइड करती है। हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, उसी तरह से हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, उसी तरह से हम इमेजिन करते हैं, वही ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए हमारे जो पिक्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नताएं होती हैं। आगे कह रहा है आप अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करती हैं, वो बताइए। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं। जैसे
आप कश्मीर में रहेंगे, ठंडा मौसम रहेगा तो आप फुल्ली कवर्ड कपड़े पहनेंगे, कैप लगाएंगे। वहीं आप साउथ इंडिया के हैं, केरल के, तमिलनाडु के, तो आप क्या करेंगे, आप कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, ढीले कपड़े पहनना पसंद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मैं घर में किस में बात करती हूँ, किस लैंग्वेज में आप बात करते हैं। आप जहाँ के भी हैं, आपकी कोई लोकल लैंग्वेज हो सकती है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी। मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, कोई भी आपका पसंदीदा खेल हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, कई सारे गेम्स हो सकते हैं, तो आपको बताना है। मुझे किस बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, कोई मोटिवेशनल बुक, कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बुक, कोई भी बुक हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर किए। अब अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यही होती है डायवर्सिटी। अभी एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी को पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ये एक स्टोरी समझाने की कोशिश हो रही है जिससे आप विविधता को समझ पाएं, डायवर्सिटी को समझ पाएं। देखिए, रेड लाइट पे बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है। हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का जो शोर है 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताएं कि सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान से अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में सब डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था।
अगले दिन उसके चेहरे पर उसके चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। देखिए, जो स्टोरी चल रही है ये विविधता को समझाने के लिए चल रही है, डाइवर्सिटी को समझाने के लिए, कि जो समीर एक और समीर दो हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और ये आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर बताइए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? इसका आंसर आपको करना है, चैप्टर में ही इसके आंसर्स दिए हुए हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। सो इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं। अभी क्वेश्चन था कि समीर एक में और समीर दो में कोई हमें तीन अंतर बताने थे, और क्या ये अंतर जो है उनको फ्रेंड्स बनने से रोक पाए, इसका भी आंसर देना है। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। विविधता क्या होती है? जहां लोगों के खान पान अलग है, पहनावा अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, यही विविधता है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण देखेंगे, उसके पहले ये बॉक्स देखते हैं। बॉक्स में क्या दिया है? कह रहा है उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हैं। समीर एक कौन कौन से त्योहार मनाता है, समीर दो कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, इसकी लिस्ट बनानी है। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग है? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। तो हम उदाहरण देख रहे थे, उदाहरण में दिया है, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी है। देखिए, जब दो भाई एक साथ रह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो रिलीजन होगा वो सेम ही होगा। सेम कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग होंगे, वो सेम कस्टम को प्रैक्टिस करने वाले लोग होंगे। तो एक भाई तो ऐसा है जिसके पास सारे संसाधन अवेलेबल हैं, तो उसके पास भोजन भी होगा, घर भी होगा, कपड़े भी होंगे। लेकिन ऐसा दूसरा व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो ना उसके पास भोजन ही होगा, ना घर होगा, ना कपड़े होंगे पहनने के लिए ठीक से, और वो स्कूल तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो अंतर है, ये विविधता नहीं होती, ये होती है गैर बराबरी, ये होती है इनइक्वालिटी। गरीबी और अमीरी का ये अंतर होता है, ये गैर बराबरी इसको बोलते हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना जमीन है, ना पैसा है, जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं होते हैं। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, इनइक्वालिटी है। सेम देखिए, जाति व्यवस्था के साथ भी ऐसा ही होता है। जाति व्यवस्था विविधता का पार्ट नहीं होती, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है? असमानता का पार्ट होती है। असमानता का एक उदाहरण है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण उदाहरण से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ हम जाति व्यवस्था का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी।
कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। इस बारे में हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने से उसको सेल करने पे कितना ही पैसा वो कमा पाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति है जो कोई बिजनेस करता है तो वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। तो इससे क्या होता है, जाति व्यवस्था में होने की वजह से हम सेम ही प्रोफेशन सीखते हैं। जिस घर से हम बिलोंग करते हैं वही चीजें सीखते रहते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि जो कुम्हार के घर में पैदा हुआ वो कम पैसा कमा पा रहा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बेच के वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। और जो बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ वो बिजनेस कर रहा है, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो इससे समाज में गरीबी और अमीरी आ जाती है, लोगों के बीच गैर बराबरी आ जाती है, असमता आ जाती है, इनइक्वालिटी आ जाती है। इसके बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे कह रहा है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, कैसे एनरिच करती है। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है। क्वेश्चंस देख रहे थे ना हम पीछे, उसी का आंसर ढूंढते हैं यहाँ पर। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। क्वेश्चन है, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। उन व्यंजन के बारे में बताना है। जैसे अगर आप कभी गुजरात गए हैं तो वहां पे आपने ढोकला खाया हो, कभी आप राजस्थान गए हैं दाल बाटी खाई हो, बिहार गए हैं लिट्टी चोखा खाया हो, पंजाब गए हैं सरसों दा साग मक्के दी रोटी लाइक वो सब खाया हो, तो साउथ इंडिया गए कहीं कोई डोसा कोई इडली आपने खाई हो। तो उसकी एक लिस्ट बनानी है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में आपने कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। यही तो डाइवर्सिटी है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाएं जिनके आप कुछ भी शब्द जानती हैं। कुछ ऐसे शब्द जानती हैं उसके लिस्ट आउट कर दीजिए। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो। देखिए पिक्चर में दिखाई है कहानी, एक स्टोरी। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों जैसे किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। देखिए ये भी एक पिक्चर दी हुई है, इसको भी इमेजिन करके किसी ने या किसी ने देख के इस स्टोरी को लिखा होगा, इस पेंटिंग को ड्रॉ किया होगा। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर उनके प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो रंग के कपड़े पहनते हों, लाल या सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कोआ, और केवल सांप सीढ़ी का खेल अपने मनोरंजन के लिए खेलते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। जहां इतने लिमिटेड संसाधन है, लोग केवल दो तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, दो ही पशु पक्षी पालते हैं। तो ऐसे लिमिटेड जगह पर अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा नहीं। एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो बहुत क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा, उसको ज्यादा थॉट्स नहीं आएंगे, तो ज्यादा विचार नहीं आएंगे, तो वो नई नई कहानियां क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए, चित्र बनाइए। ऐसी जगह जिसकी हम बात कर रहे थे, लोग दो तरह के कपड़े पहनते हैं, दो जानवर पालते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही तरह का गेम खेलते हैं। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में आपको सबसे ज्यादा खलेगी। वो 5 चीजों के बारे में आप बताइए। आगे है भारत में विविधता, डायवर्सिटी इन इंडिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत केवल एक सोसाइटी रहा होगा पहले, फिर इतनी तरह की भाषाएं, इतनी तरह की प्रथाएं, इतने तरह के धर्म, इतने तरह के कल्चर भारत के अंदर कहाँ से आ गए, उसके बारे में जानते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये कह रहा है भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, बाकी दो तरीके आपको लिखने हैं। जैसे
प्रार्थना इबादत करते हैं लोग, कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, और भी तरीके होते हैं लोगों के। शादी, कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई निकाह कर रहा है, अलग अलग तरीके हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। मणिपुर की जो औरतें हैं वो फ्नेक पहनती हैं, कोई साड़ी पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है। अभिवादन करने का तरीका, कोई नमस्ते करता है। झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को क्या करते हैं, जोहार करते हैं, और भी तरीके हैं। चावल पकाना, कोई बिरयानी बनाता है सब्जी मीट डालकर, कोई प्लेन राइस, कुछ भी अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है। किसी भी फूड को वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यही है इंडिया में डाइवर्सिटी। भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल जो हमारे तरीके होते हैं वो अलग हैं। आगे कह रहा है, हम विविधता को कैसे समझें, डाइवर्सिटी को हम कैसे समझें। और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। करीब 200 पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी का जहाज, घोड़ों, ऊंट पर बैठकर जाते थे, या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती, बसने के लिए नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब भरपेट खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाके बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, और कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे, और कुछ चीजें जो वे पुराने ढर्रे पर ही चलती रहती थीं। इस तरह उनकी भाषा, उनका भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता, और धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर आती थी। अब देखिए, इतिहास का एग्जाम्पल दे रहा है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास की बात करेंगे, इसमें भूगोल की बात करेंगे। यही होता है यूपीएससी में, टॉपिक्स को आपस में लिंक करके पढ़ना। पॉलिटी में इतिहास, भूगोल, सारी चीजों से हम इसको लिंक करेंगे, और लिंक करके ही आप जब पढ़ेंगे तब आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अभी आगे पढ़ेंगे। लद्दाख और केरल का हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से, देखो ये अब ज्योग्राफी से इसको कनेक्ट कर दिया, अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे ही विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़े, खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वो भी अलग होगा। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। कह रहा है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए। देखिए, एटलस एक ऐसा बुक होती है जिसमें वर्ल्ड के सारे मैप आपको मिलेंगे, सभी कंट्री, स्टेट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ एटलस पे आपको मिल जाएगा। देखिए, एटलस अगर आपके पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, कोई भी एक मैप आप गूगल से ही सर्च कर लीजिए। इंडिया का मैप आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे स्टेट हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लद्दाख और केरल की। जैसे मैं केरल बोल रही हूँ, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि केरल क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगी। आप अभी बिगनिंग कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत है आपकी, तो ये बहुत हेल्प करेगा। ये छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती हैं, और टाइम आपका सेव करती हैं। कह रहा है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां, वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय जो पेशे हैं को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनानी है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है रेगिस्तान, लद्दाख का रेगिस्तान, पहाड़ों के बीच में, कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और यह इलाका वर्ष भर काफी लंबे समय तक क्या करता है, बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं।
यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। आगे कह रहा है, रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उन इलाकों में पहुंचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म से लोग परिचित हुए और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है। देखिए, ये एक फैक्ट आ गया, आप इसको यहाँ से याद कर लीजिए। जब आप फैक्ट को अलग से रटने बैठते हैं तो बहुत टफ होता है। जब आप मेंस पढ़ रहे हैं, कहीं स्टोरी पढ़ रहे हैं, इस तरह से अगर आपको फैक्ट मिल जाए तो उनको आप याद रखिए। इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में तो नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पश्मीना शॉल बुनती ये हैं लेडीज, यहाँ की औरतें। तो अभी हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में, अब पढ़ेंगे हम केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुस्लिम समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। अभी देखिए, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं केरल में मनाए जाने वाले त्योहार। ये है ओणम, ये नाव प्रतियोगिता है, केरल का एक फेस्टिवल है ये। इसमें दिखाया है मछली पकड़ने का चीनी जाल। ये मछली पकड़ने का जाल है, नेट है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे केरल में, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। देखिए, कितने लोग यहाँ आए जिसकी वजह से वो अपना धर्म, कल्चर यहाँ लेकर चले आए। केरल का अपना भी कल्चर था, तो ये सारे जो धर्म है वो यहाँ पर आ गए। इससे क्या हुआ, इसलिए इतिहास और भूगोल का वहां के कल्चर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। इतिहास और भूगोल वहां का कल्चर डिसाइड करते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उसे चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है और वहां के अधिकतर लोग मछली, चावल और सब्जियां खाते हैं। ये भी ज्योग्राफी बताती है उस एरिया की कि आपका खान पान कैसा होगा। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय कैसा गहरा रिश्ता होता है। तो किसी भी क्षेत्र का जो हिस्ट्री है और उसका जो ज्योग्राफी है वो ये डिसाइड करता है कि वहां का जो कल्चर है, वहां का जो सांस्कृतिक जीवन है लोगों का, वो किस तरह का होगा। एग्जाम्पल के साथ हमने ये चीज समझ ली है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आए हैं, आप हो सकता है बिहार से बिलोंग करते हो,
मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश के हो, साउथ में कहीं से हो, या फिर आप नॉर्थ में कहीं से हो, पंजाब हरियाणा, देखिए आप अपने वहां पे एक अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, कोई लोकल लैंग्वेज बोलते होंगे, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका होगा वो अलग होगा, अलग तरह का फूड भी आप वहां पे खाते होंगे। लेकिन जब आप दिल्ली आए हैं तो प्रिपरेशन के साथ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको गिफ्ट में मिल जाता है। अलग तरह का फूड ट्राई करते हैं, अलग तरह की लैंग्वेज सीख लेते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है। यही होता है केवल सांस्कृतिक प्रभाव। इतने इजी एग्जाम्पल से आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डायवर्सिटी, जो इंडिया की एक ब्यूटी है। आप इसको पढ़िए। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था, हत्याकांड, उस मैसेकर के बाद एक गीत लिखा गया था उन शहीदों को याद करके। वो गीत यहाँ लिखा है। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। तो इस गाने को लिखा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड मैसेकर के बाद में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है पंडित नेहरू, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में लिखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था, यूनिटी इन डायवर्सिटी का विचार दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखना है, बताना है। देखिए, जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। देखिए, सब कुछ उसमें ऐड कर देता है। जो इंडिया की डायवर्सिटी है उसको ऐड करता है, बताता है कि पूरा सब के सब हम क्या है, एक हैं। इसको दिखाता है कि हम क्या है, अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डायवर्सिटी है हम लोगों के बीच में। तो गाइस, चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं, बताना है। जैसे होली, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, लोहरी, रक्षाबंधन, गुड फ्राइडे, ये सब हम मनाते हैं। होली कौन कौन मनाता है? हिंदू, सिख, जैन मनाते हैं। दिवाली भी हिंदू, सिख, जैन मनाते हैं। रक्षाबंधन भी मनाते हैं।
ईद उल फितर मुस्लिम्स मनाते हैं, क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस मनाते हैं, इसके अलावा गुड फ्राइडे मनाते हैं। सो ये त्योहार हैं जो हमारे आसपास सब मनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, ये बताना है। ये तो पूरा टॉपिक ही हमने पीछे पढ़ा है। कैसे कैसे डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिच करती है। देखो, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, अलग अलग संस्कृति को सीखते हैं। हम लोगों में फ्रेंडशिप की भावना आती है, ब्रदरहुड की भावना आती है। सब लोग अलग अलग धर्मों को पालन करने वाले सारे लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारे की भावना हमारे मन में आती है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा जो विरासत है उसको एनरिच करती है, उसको समृद्ध बनाती है, हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताना है। अनेकता में एकता का विचार भारत के बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रथाओं का पालन करने वाले हैं, और सब एक साथ रहते हैं। सब में एक दूसरे के प्रति स्वीकृति है और एक दूसरे के प्रति सम्मान है, इसलिए हम अनेकता में एकता तो है। हम सब में एक दूसरे के प्रति भाईचारा है, ब्रदरहुड की भावना है एक दूसरे के प्रति। इसलिए ये जो भारत की खोज किताब में नेहरू जी ने लिखा है कि अनेकता में एकता, जो भारत को डिस्क्राइब करता है, परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखते हैं, एक दूसरे की ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हैं, फूड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपना सुख दुख आपस में बांटते हैं। इसलिए भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है। आगे कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती हो। तो भारत की एकता को निश्चित रूप से कौन सी पंक्ति झलकाती है? हिंदुओं और मुसलमानों की होती है आज होली। ये जो लाइन है, हिंदू मुसलमानों को एक साथ दिखाया है, यही है हमारी भारत की एकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? जैसे हमने लद्दाख और केरल की स्टोरी में पढ़ा था, वहां बहुत सारे व्यापारी आए, अलग अलग तरह का धर्म, अलग अलग तरह का कल्चर, लैंग्वेज, उन सबकी क्या है, वेराइटी आ गई, वहां पे डाइवर्सिटी आ गई। वैसे ही हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं राजस्थान का। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है, इसके चारों ओर रेत ही रेत है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण पानी की बहुत कमी रहती है। लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, ऊंट पालते हैं, और यहाँ पे ज्वार और बाजरा जैसी फसलें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है इन फसलों को। यहाँ की जलवायु बहुत विषम है, दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो गाइस, क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी चैप्टर 1 विविधता की समझ यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव अगले लेक्चर में। तब तक रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए यूपीएससी क्रैकर के साथ। थैंक यू सो मच।